नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं हूं अंशुल सिंह और आप देख रहे हैं बीमा से जुड़ा हमारा खास शो बीमा हो तो ऐसा। इस शो में हम बीते सप्ताह जीवन, स्वास्थ्य, वाहन जैसे सभी प्रकार के बीमा के सेक्टर से में आए बदलावों पर चर्चा करेंगे। बीमा की दुनिया में क्या क्या नया घटा और क्या नए बदलाव आए हैं, इन सभी खबरों पर विस्तार से आज बात होगी। कार्यक्रम के एंड में हम अपने खास सेगमेंट पॉलिसी रिव्यू में हाल ही में लॉन्च हुई बीमा पॉलिसी पर बात करेंगे। इस नई पॉलिसी के फीचर्स क्या हैं, बीमा लाभ क्या है, नियम और शर्तें क्या हैं और किन ग्राहकों के लिए ये पॉलिसी सही है। तो आज बीमा हो तो ऐसा शो में जानेंगे और किन बातों पर आज हम चर्चा करने वाले हैं, इसी पर हम सबसे पहले नजर डालते हैं। ऑन द शो हम क्या बात करेंगे वो सबसे पहले जान लीजिए। मैक्स फाइनेंशियल और एक्सिस मैक्स लाइफ मर्जर को मंजूरी मिल गई है। इसे किस तरीके से देखा जाएगा, किस तरीके से खास इसमें क्या रहेगा वो हम बात करेंगे। HDFC एर्गो के पूर्व MD शुरू करेंगे नया इंश्योरेंस वेंचर, उससे क्या क्या बदलाव होंगे और क्या नया खास रहेगा, इस पर भी बात होगी। लाइफ इंश्योरेंस सेक्टर को देखिए, इंडस्ट्री को का AUM 67 लाख करोड़ के पार हो गया है। और इसके अलावा बात होगी बीमा कंपनियों को बॉम्बे हाईकोर्ट से बड़ी राहत मिल गई है, इस राहत को किस तरीके से देखा जाए इस पर बात होगी। पहाड़ों और तटीय इलाकों पर आपदा का जो खतरा है वो बढ़ता जा रहा है। तो आज इन्हीं के बारे में हम बात करने वाले हैं। शो में हमारे साथ जुड़ रहे हैं चर्चा के लिए वेल्दी बॉक्स के फाउंडर प्रकाश बांगर जी, जो बीमा और फाइनेंशियल प्लानिंग के अनुभवी एक्सपर्ट है। सर, बहुत स्वागत है आपका द बोनस पर। धन्यवाद अंजलि जी सर, हम चर्चा की शुरुआत करेंगे, लेकिन उससे पहले हम बात करते हैं लखनऊ के विक्रम की, जिन्होंने कॉर्पोरेट हेल्थ बीमा पर निर्भर रहकर बड़ी गलती कर दी। लखनऊ के विक्रम गुप्ता एक प्राइवेट कंपनी में सेल्स मैनेजर हैं। उन्होंने बीते हफ्ते कंपनी से इस्तीफा दिया है और 10 दिन बाद नई नौकरी जा रहे हैं। इस बीच एक रात विक्रम की तबीयत बिगड़ गई और उन्हें अस्पताल में भर्ती होना पड़ा। विक्रम के पास सिर्फ पिछली कंपनी का कॉर्पोरेट हेल्थ बीमा था, जो नौकरी छूटते ही खत्म हो गया। अस्पताल का बिल करीब 2 लाख का था। विक्रम के पास पर्सनल हेल्थ बीमा नहीं था। ऐसे में पूरा बिल उन्हें अपनी जेब से भरना पड़ा। विक्रम गुप्ता का अनुभव बताता है कि कॉर्पोरेट इंश्योरेंस से अलग हर नौकरी पेशा के पास अपना खुद का इंश्योरेंस होना बेहद जरूरी है। तो चलिए चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। सर, पर्सनल हेल्थ इंश्योरेंस न होना कितनी बड़ी गलती हो सकता है, जैसा कि जो गलती विक्रम ने की, उससे क्या सबक लेना चाहिए? अंजलि जी, सबसे पहली बड़ी बात तो ये है कि जनरली नौकरी पेशा लोग जो होते हैं वो समझते हैं कि हमारा हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी ने लिया हुआ है, इसलिए हमें हमारा पर्सनल इंश्योरेंस लेने की जरूरत नहीं है। बिल्कुल नहीं, वो सबसे बड़ी गलती कर लेते हैं। जब भी वो नौकरी स्विच करते हैं और करीबन 10-15 दिन का गैप लेते हैं, उस दरमियान अगर कुछ होता है, एक्सीडेंट्स वगैरह कुछ भी बीमारी हो जाती है, तो आपको इंश्योरेंस प्रोटेक्ट हो नहीं, तो जो भी एक्सपेंसेस आएगा आपको खुद ही बेयर करना पड़ेगा। तो अगर कोई भी नौकरी पेशा व्यक्ति हो या बिजनेसमैन हो, अगर अपना पर्सनल एक्सीडेंट हेल्थ इंश्योरेंस लेकर रखता है, उस समय में ऐसी कोई भी परिस्थिति आती है तो अपना रिस्क आसानी से कवर कर सकता है, जिससे उसको अचानक कोई भी फाइनेंशियल बर्डन नहीं पड़ता है और उसकी सेविंग्स भी बची रह जाती है। बिल्कुल। और अगर सर हम बात करें को पेमेंट के साथ हेल्थ इंश्योरेंस की, तो इसको लेना कैसी स्ट्रेटेजी है? को पेमेंट हेल्थ इंश्योरेंस एक बहुत ही नॉर्मल स्ट्रेटेजी है, बहुत ही अच्छी स्ट्रेटेजी है। इसमें जनरली क्या होता है कि अगर आप मान लीजिए को पेमेंट्स पॉजिटिव लेते हैं तो आपका एक तो इंश्योरेंस प्रीमियम कम हो जाता है, और को पेमेंट्स में ये रहता है कि 10 से 15% या 20% आपको जब भी कोई क्लेम सेटलमेंट आता है तो आपको निकालना होता है। जिस तरह के एक एग्जांपल है कि अगर किसी का कुछ क्लेम मेडिक्लेम वगैरह आया तो 2 लाख रुपए का क्लेम आया, तो अगर उसने को पेमेंट से पॉलिसी ली हुई है तो 10% उसे पे करना पड़ेगा और बाकी का पेमेंट्स इंश्योरेंस कंपनी करेगी। इसमें जनरली फायदा ये है एक युवा के लिए और एक सीनियर सिटीजन के लिए, इसमें इंश्योरेंस प्रीमियम काफी कम आता है। बिल्कुल। और कितने तक का सर इंश्योरेंस प्रीमियम इसमें होता है, कैसे चूज इसे कर सकते हैं? इसमें जब भी आप हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी लेते हैं तो आप आपके इंश्योरेंस एडवाइजर से कहिए कि मुझे को पेमेंट्स में जाना है, तो करीबन उसमें जो भी प्रीमियम होता है उसमें 20 से 25% तक का फर्क पड़ जाता है इंश्योरेंस प्रीमियम के अंदर।
बिल्कुल, तो इसको लेने का जो फ़ायदा है वो देखा जा रहा है। सर, अगर किसी कर्मचारी के पास पर्सनल पॉलिसी है और उसे कॉर्पोरेट पॉलिसी को क्या वो पर्सनल पॉलिसी में कन्वर्ट करवा सकते हैं? जी मैडम, बिल्कुल करवा सकते हैं। पर जब भी वो कंपनी से एग्जिट होते हैं, उसके पहले उसे इंश्योरेंस कंपनी को इंटीमेट करना पड़ता है और हमारी जो कंपनी के एचआर है वहां भी इन्फॉर्मेशन करना होता है कि भाई मुझे यही पॉलिसी कंटिन्यू करनी है, तो फ्लोटर प्लान में कन्वर्ट हो जाती है। बट एग्जिट के पहले ही फॉर्मेलिटीज उसे पूरी करनी होती है। बिल्कुल, तो जो कॉर्पोरेट पॉलिसी है वो पर्सनल पॉलिसी में कन्वर्ट हो सकती है, इसे करवा सकते हैं, लेकिन उससे पहले आपको अपने कंपनी में इसको लेकर नोटिफाई करना होगा और इसके बाद ये बताना होगा। चलिए कुछ खबरों पर नजर डाल लेते हैं जो बीते हफ्ते में जिनमें बदलाव जो है वो देखा गया है। पहली खबर है कि इंश्योरेंस सेक्टर में एक महत्वपूर्ण डेवलपमेंट हुआ है। मैक्स फाइनेंशियल सर्विसेज को एक्सिस मैक्स लाइफ इंश्योरेंस के साथ संभावित मर्जर के लिए रेगुलेटरी मंजूरी मिल गई है। मैक्स फाइनेंशियल सर्विसेज और एक्सिस मैक्स लाइफ इंश्योरेंस के बीच संभावित मर्जर दोनों कंपनियों के लिए बड़े अवसर पैदा कर सकता है। माना यह जा रहा है कि इससे दोनों कंपनियों को इंश्योरेंस सेक्टर में बेहतर मार्केट पोजीशन मिलेगी। साथ ही इन कंपनियों को विशाल कस्टमर बेस और डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क भी मिलेगा। इसी को लेकर हम सर से चर्चा करेंगे। सर, मैक्स फाइनेंशियल और एक्सिस मैक्स लाइफ के मर्जर से इंडस्ट्री पर कैसा असर पड़ने वाला है? देखिए, इसमें एक्चुअली क्या है, एक ही बहुत ही बड़ा मर्जर है। एक मैक्स लाइफ इंश्योरेंस थी और भारत का बड़ा बैंक एक्सिस बैंक, दोनों के बीच में अगर मर्जर होता है तो एक काफी बड़ा, एक बैंक का इंश्योरेंस के लिए काफी बड़ा एक मर्जर देखा जा सकता है। इसमें कंपटीशन को भी काफी देखना पड़ेगा। रीजन ये है कि इसमें आईसीआईसीआई, एसबीआई जैसे लाइफ इंश्योरेंस कंपनियां हैं। जैसे कई लोग समझते हैं कि भाई एसबीआई लाइफ इंश्योरेंस है तो वो एसबीआई लाइफ इंश्योरेंस का ही एक पार्ट है, और आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल इंश्योरेंस है तो वो भी आईसीआईसीआई बैंक का ही एक पार्ट है। इस तरह इसमें अगर ये एक्सिस बैंक और इसका मर्जर हुआ है तो एक्सिस बैंक और मैक्स लाइफ इंश्योरेंस के लिए काफी फायदा साबित हो सकता है, और उसमें कंपटीशन भी काफी बढ़ सकती है। बिल्कुल। और सर, इस मर्जर से जो ग्राहक हैं उनको किस तरीके से फायदा होगा, उन पर किस तरीके से असर पड़ेगा? कस्टमर के लिए तो काफी फायदेमंद है। बिकॉज क्या है कि कस्टमर का एक भरोसा बढ़ता है। अगर पहले था मैक्स लाइफ इंश्योरेंस, वो भी एक भरोसेमंद कंपनी ही थी, बट कस्टमर के लिए एक ब्रांड वैल्यू अलग से क्रिएट हो जाता है कि वो एक बैंक और एक इंश्योरेंस कंपनी के साथ काम कर रहा है, तो उसका एक भरोसा बढ़ जाता है कि भाई मेरा क्लेम इजीली सेटल हो जाएगा। और प्लस एडिशनल डिजिटल प्रोसेस और डिजिटल सुविधा भी काफी बढ़ जाती है इसके अंदर। बिल्कुल। सर, इंश्योरेंस में एफडीआई आने के बाद इंडिया में और भी मर्जर और एक्विजिशन क्या देखने को मिल सकते हैं? देखिए, एफडीआई के आने के बाद सबसे बड़ा फायदा यह होगा ग्राहकों के तौर पर देखा जाए तो, कि नई कंपनी जो फॉरेन कंपनी आ रही है उसे किसी भी इंडियन पार्टनर्स कंपनी की जरूरत नहीं है। अगर नई कंपनी बाहर से आती है तो कुछ नए विकल्प, नई प्रोडक्ट्स तो साथ में लेकर आएंगी, जिससे कस्टमर्स के लिए चॉइस काफी बढ़ जाएगी। और शायद ये भी हो सकता है कि इंश्योरेंस प्रीमियम जो है वो काफी हद तक सस्ते भी हो जाए। तो कस्टमर चॉइस जो है वो बढ़ेगी। लेकिन सर, अगर इसे इस तरीके से देखें कि भारतीय बाजार अधिक क्या कॉम्पिटिटिव होता हुआ आने वाले समय में दिखाई देगा? बिल्कुल, इंश्योरेंस सेक्टर में काफी भूचाल आने वाला है। जैसे अगर प्राइवेट फॉरेन कंपनियां एफडीआई का 100% बढ़ता है कोई जैसे, तो प्राइवेट कंपनियों में भी अपने प्रीमियम कम करेगी, अच्छे प्रोडक्ट्स लाएंगी, तो इसमें ग्राहकों के लिए फायदा ही फायदा है। जी बिल्कुल। चलिए अब अगली खबर का हम जिक्र कर लेते हैं। तो अगली खबर देखिए, नई इंश्योरेंस कंपनी से जुड़ी हुई है। मीडिया रिपोर्ट के अनुसार एचडीएफसी अर्गो के मैनेजिंग डायरेक्टर और चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर अनुज त्यागी अब अपना खुद का इंश्योरेंस वेंचर शुरू करने वाले हैं। त्यागी ने 16 जनवरी 2026 को जनरल इंश्योरेंस कंपनी से इस्तीफा दे दिया था। त्यागी का आने वाला वेंचर एक मल्टी लाइन जनरल इंश्योरेंस बिजनेस होने की संभावना है और वो फिलहाल कंपनी के लिए कैपिटल जुटाने के लिए कुछ प्राइवेट इक्विटी इन्वेस्टर्स के साथ बातचीत भी कर रहे हैं। सूत्र ये बता रहे हैं कि प्रस्तावित वेंचर एक हाइब्रिड मॉडल को फॉलो करेगा, जिसमें इंश्योरेंस मार्केट प्लेस के एलिमेंट्स को इन हाउस प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरिंग के साथ जोड़ा जाएगा। सर, अनुज त्यागी ने जो इस्तीफा दिया है उसके बाद उनका प्लान है कि वो खुद का वेंचर लेकर आ रहे हैं। इससे क्या इस क्षेत्र में बड़ा बदलाव आएगा? जी, कुछ देखा जा सकता है। बिकॉज अनुज त्यागी जी को 17 से 18 साल का अनुभव है एक ही एचडीएफसी जैसे ब्रांड के साथ काम करने का और उसे आगे बढ़ाने का। तो अगर वो इस्तीफा देके अगर खुद का एक वेंचर स्टार्ट कर रहे हैं तो कुछ चीजें
नहीं आएंगी। और ऐसे भी अनुज त्यागी जी को माना जाता है ऑपरेशन और टेक्निकल चीजों में वो काफी क्षमता धराते हैं और नए नए प्रोडक्ट्स लाने में काफी इनोवेटिव हैं। बिल्कुल बिल्कुल सर, ये अनुज त्यागी का आने वाला वेंचर एक मल्टी लाइन जनरल इंश्योरेंस बिजनेस होने की इसकी संभावना है। अगर इसको मैं थोड़ा सा हमारे दर्शकों को मैं चाहूँ कि अगर आप इसे इलेबोरेट करके समझाएं तो सर कैसे आप समझाएंगे इसे? सबसे पहले तो हम ये समझते हैं कि मल्टी लाइन इंश्योरेंस क्या होता है। मल्टी लाइन इंश्योरेंस में ये हो जाता है आपका हेल्थ आ गया, प्रॉपर्टीज आ गई, पर्सनल कार्स वगैरह सारे इंश्योरेंस कवर हो जाते हैं, जिसकी तरह कस्टमर्स को एक विश्वास बढ़ता है किसी कंपनी की तरफ कि हाँ मैं जिस कंपनी के साथ काम कर रहा हूँ वहाँ मुझे हेल्थ भी मिल जाएगा, प्रॉपर्टी भी मिल जाएगा, मोटर इंश्योरेंस भी मिल जाएगा। तो इसे मल्टी लाइन इंश्योरेंस कहा जाता है। बिल्कुल बिल्कुल, तो काफी फायदा इसकी वजह से होने वाला है आने वाले समय में। ये जो नया वेंचर अनुज त्यागी लेकर आने वाले हैं सर, बीमा सेक्टर में क्या नए इनोवेशन का जो दौर है वो शुरू हो गया है आपके अकॉर्डिंग, और इसका जो कस्टमर्स हैं उनको किस तरीके से फायदा आप देख रहे हैं? देखिए अभी हर एक सेक्टर में नए कुछ चीजें बदलाव हुई हैं, जैसे कि बीमा क्षेत्र में जो नई टेक्नोलॉजी है, जैसे एआई के थ्रू भी नई प्रोडक्ट्स आ रही है, कस्टमर्स को डिजिटलाइजेशन प्लेटफॉर्म मिल रहे हैं, टेलीस्कोप प्लेटफॉर्म मिल रहे हैं, तो नई नई टेक्नोलॉजीज आ रही है। तो इसके लिए ग्राहकों के लिए एक नया नजरिया बदल रहा है, कस्टमर का इंश्योरेंस के लिए सेक्टर बदल रहा है कि इंश्योरेंस लेना इजी हो रहा है। तो कस्टमर्स को पहले फॉर्म्स वगैरह फिलअप करने होते थे, आज एआई के थ्रू नई प्रोडक्ट्स आ जाएगी तो कस्टमर्स के लिए काफी बेहतरीन प्रोडक्ट्स और नई नई प्रोडक्ट्स का एक एक टूल बॉक्स रेडी हो जाएगा। तो ग्राहकों के लिए कहीं ना कहीं ये फायदा जो है वो देखा जा रहा है आने वाले समय में भी और अभी भी, क्योंकि जो न्यू इनोवेशन अब इसमें जो बीमा सेक्टर में है वो जो शुरू हुआ है उसकी वजह से काफ़ी फायदा है, इजी हो गया है लोगों के लिए ये इंश्योरेंस को समझना। अगली खबर का अब हम रुख करेंगे। देखिए, बीमा उद्योग के आंकड़ों के अनुसार लाइफ इंश्योरेंस इंडस्ट्री का एसेट्स अंडर मैनेजमेंट यानी AUM 67.78 लाख करोड़ रुपए हो गया है, जो एक साल पहले 61.57 लाख करोड़ रुपए था। यानी इसमें लगभग 10% की बढ़ोतरी हुई है। यहां सरकारी कंपनी LIC का दबदबा कायम है। इसके सभी फंड्स में कुल एसेट्स मार्च 2024 में 44.24 लाख करोड़ रुपए से बढ़कर मार्च 2025 में 48 लाख करोड़ रुपए हो गया, जो 8.5% की बढ़ोतरी दिखाता है। इंडस्ट्री के कुल एसेट्स में LIC का जो हिस्सा है लगभग 71% था। इसके बाद SBI लाइफ इंश्योरेंस का नाम आता है जो 4.45 लाख करोड़ रुपए के कुल एसेट्स के साथ दूसरे स्थान पर रही। इसके बाद ही HDFC लाइफ इंश्योरेंस और ICICI प्रूडेंशियल लाइफ इंश्योरेंस का नंबर आया, जिनके एसेट्स 3.31 लाख करोड़ रुपए और 3.03 लाख करोड़ रुपए थे। वहीं एक्सिस मैक्स लाइफ इंश्योरेंस 1.72 लाख करोड़ रुपए के एसेट्स के साथ पांचवी सबसे बड़ी इंश्योरेंस कंपनी बनकर उभरी। अब इसी खबर के बारे में हम सर से समझते हैं। सर, लाइफ इंश्योरेंस उद्योग में 10% की सालाना तेजी को आप किस तरीके से देख रहे हैं? इसका सबसे बड़ा पॉइंट यह है कि इसमें जो निजी कंपनियां, प्राइवेट कंपनियां हैं, उनका एग्रेशन भी काफी बड़ा हुआ है। जैसे कि देखा जाए तो लाइफ इंश्योरेंस ऑफ इंडिया का जो इंक्रीमेंटल बिजनेस हुआ है वो 8.5% ही है, पर प्राइवेट कंपनियों का देखा जाए तो 14% की दर से वो बढ़ोतरी हुई है इसके अंदर। तो इसका मेन चीज ये भी देखा जाता है कि युवाओं में जो है इंश्योरेंस के लिए जागरूकता और मिडिल क्लास के लिए भी इंश्योरेंस के लिए जागरूकता हुई है कि भाई हाँ इंश्योरेंस हमारे लिए अभी जरूरी है। दोनों तरफ से बढ़ोतरी हुई है। बिल्कुल सर, अगर हम बात करें ओवरऑल ग्लोबली अगर हम बात करते हैं तो इंडिया में बीमा का पेनिट्रेशन अभी भी कई ऐसे विकसित देश हैं उनके मुकाबले काफ़ी कम है। बीमा से लोग इस तरीके से अभी बेरुखी जो लोग दिखा रहे हैं उसकी क्या वजह आप मानते हैं? क्यों नहीं लोग इतना ज़्यादा इंटरेस्ट अभी भी बीमा में ले रहे हैं? बिकॉज रीजन ये है कि अभी भी इंडिया में इंश्योरेंस को मैंडेटरी नहीं समझा जाता, एक एक्सपेंस के तौर पे लिया जाता है। ज्यादातर लोग इंश्योरेंस को जरूरी नहीं समझते। आज हर एक इंसान अपनी लाइफ के अंदर मोबाइल लेना जरूरी समझता है, पर इंश्योरेंस लेना जरूरी नहीं समझता। उसके लिए कई तरफ से ऐसा भी बोला जा सकता है कि उसको फाइनेंशियल अवेयरनेस नहीं है। अगर वो कहीं सेविंग्स कर रहा है तो इंश्योरेंस को वो प्राथमिकता नहीं दे रहा है, वो दूसरी चीजों को प्राथमिकता ज्यादा दे रहा है। और कई कंपनियों का रूरल में पेनिट्रेशन भी कम है, प्राइवेट कंपनियां रूरल में आगे जा भी नहीं पा रही हैं। तो भी एक रीजन है कि हम लोग रूरल को
ओवरटेक नहीं कर पा रहे हैं, तो उसके कारण भी पेनिट्रेशन कम दिखाई दे रहा है। बिल्कुल, तो इंश्योरेंस को लेकर अभी भी कहीं ना कहीं जो लोगों में एक तरह से हम ये कहें कि जो लापरवाही है कि हम बाद में ले लेंगे, तो इस वजह से भी लोग ले नहीं पाते हैं। सर, एलआईसी की हिस्सेदारी अभी भी 70% से ज़्यादा है। एक दो निजी कंपनियों को अगर छोड़ दिया जाए तो क्या नई कंपनियां ग्रामीण इलाकों में जगह क्यों नहीं बना पा रही हैं? इसके पीछे की क्या वजह आप देख रहे हैं? इसकी सबसे बड़ी वजह है कि एलआईसी एज अ ब्रांड जो पब्लिक के माइंड में एक इफेक्ट ऐसा करता है कि एलआईसी जो है वो गवर्नमेंट का ही हिस्सा है। उसकी वजह से पब्लिक के माइंड में एक छवि है कि एलआईसी आगे बढ़ रहा है। और दूसरा, एलआईसी सबसे पहला इंश्योरेंस कंपनी था भारत के अंदर, जिसकी वजह से वो लोग ग्रामीण क्षेत्रों में भी काफी, और उनका एजेंट नेटवर्क भी काफी बड़ा है। तो ग्रामीण क्षेत्रों में अगर देखा जाए तो प्राइवेट कंपनी को कम प्राथमिकता दी जाती है एलआईसी के मुताबिक। तो अगर अगर ग्रामीण क्षेत्रों में देखते हैं तो पहले एलआईसी को ही दिया जाता है, वो लोग प्राइवेट कंपनी पे कम विश्वास करते हैं। सबसे बड़ा रीजन ये है कि एलआईसी का स्टेक अभी भी 71% मार्केट में है। बिल्कुल, तो ये वजह जो है वो फिलहाल तो देखी जा रही है। चलिए, अब अगली खबर का अगर हम रुख करें तो ये देखिए, खबर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बॉम्बे हाई कोर्ट ने बीमा कंपनियों के एक समूह को अस्थायी राहत देते हुए को इंश्योरेंस प्रीमियम और सीडिंग कमीशन पर लगाए गए जीएसटी डिमांड पर फिलहाल रोक लगा दी है। कोर्ट ने कहा है कि ये टैक्स पहली नजर में सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड कस्टम्स सीबीआईसी द्वारा जारी सर्कुलर के खिलाफ था, और इस केस में आईसीआईसीआई लोम्बार्ड जनरल इंश्योरेंस, आदित्य बिरला हेल्थ इंश्योरेंस, एसबीआई जनरल इंश्योरेंस कंपनियों और टाटा एआईजी जनरल इंश्योरेंस उन बीमा कंपनियों में शामिल थी जिन्होंने महाराष्ट्र के पालघर सहित जीएसटी अधिकारियों द्वारा पारित जीएसटी डिमांड की पुष्टि करने वाले आदेशों को चुनौती देते हुए कोर्ट का रुख किया था। सर, अभी दो टर्म जो है वो हमने अपने दर्शकों को बताएं कि को इंश्योरेंस प्रीमियम और सीडिंग कमीशन। मैं चाहूंगी कि इसको इजी वे में आप हमारे दर्शकों को बताइएगा कि ये दोनों टर्म क्या हैं। को इंश्योरेंस प्रीमियम का मतलब, जैसे कि हमने पहले भी समझा है कि को इंश्योरेंस प्रीमियम का मतलब ये होता है कि जब भी आप कोई इंश्योरेंस पॉलिसी लेते हैं, उसमें अगर आप ये बात करते हैं कि आज कुछ भी क्लेम आएगा तो कुछ परसेंट हिस्सा जो है वो इंश्योर्ड व्यक्ति देगा, बाकी का हिस्सा इंश्योरेंस कंपनी देगी। उसे को पेमेंट इंश्योरेंस कहा जाता है। और सीडिंग कमीशन का मतलब ये है, सीडिंग कमीशन के अंदर जैसे कि अब एक इंश्योरेंस कंपनी अपना कुछ पॉलिसी का हिस्सा किसी और कंपनी को अधिग्रहण करती है, उस प्रक्रिया को सीडिंग कहा जाता है। और उसके बीच में जो चार्जेस लिए जाते हैं उसे सीडिंग कमीशन कहा जाता है। बिल्कुल, तो ये जो डिफरेंसेस हैं वो हम देख रहे हैं को इंश्योरेंस प्रीमियम में और सीडिंग कमीशन में। सर, जीएसटी में बदलाव हुए 3 महीने से ज़्यादा का वक्त हो गया है। बीमा सेक्टर की अगर हम बात करें तो इसके बाद क्या बदलाव जो हैं वो देखने को मिल रहे हैं? देखिए, बीमा जीएसटी जीरो होने से कस्टमर का एक नजरिया चेंज हुआ है कि पब्लिक भी समझ रही, गवर्नमेंट से ये कह रही है कि आपको इंश्योरेंस लेना जरूरी है, इसलिए। और दूसरा, आगे एक एग्जांपल लिया जाए कि अगर आपका पहले इंश्योरेंस प्रीमियम 10,000 रुपये मान लीजिए आ रहा था, उस पर 18% जीएसटी से 11,800 हो रहा था, तो आज उसको जीएसटी ना लगने के कारण सिर्फ प्रीमियम 10,000 ही देना है। तो कहीं ना कहीं उसे जेब पर कम भार पड़ रहा है, और कस्टमर ये सोच रहा है कि आज गवर्नमेंट भी हमें सपोर्ट कर रही है इंश्योरेंस लेने के लिए, तो इंश्योरेंस लेना जरूरी है। बिल्कुल। सर, बीमा में जीएसटी की राहत के बाद अब क्या ग्रामीण सेक्टर में जो विस्तार है वो देखने को मिल सकता है? रूरल एरियाज में क्या विस्तार ये देखने को मिलेगा? किसी तरीके का कोई डेवलपमेंट देखने को मिलेगा? बिल्कुल, अगर जीएसटी नहीं देना पड़ रहा है कस्टमर्स को, तो पहले ग्रामीण लोग जो होते थे उनका प्रीमियम पेनिट्रेशन काफी कम होता। रीजन ये कि वो हाई प्रीमियम नहीं दे पाते थे। पर अगर आज कोई भी ग्रामीण में जाएंगे तो ग्रामीण लोग को प्रीमियम जीएसटी ना लगने के कारण थोड़ा प्रीमियम कम आएगा, तो जेब पे कम भार पड़ेगा। उसकी वजह से ग्रामीण जो लोग हैं वो इंश्योरेंस लेने के लिए जागरूक हो जाएंगे और वो लेने के लिए कोशिश भी कर सकते हैं। बिल्कुल, तो ग्रामीण क्षेत्रों में भी लोग इंश्योरेंस लेने को लेकर अब जागरूक होंगे। हालांकि ये देखना होगा कि इसमें कितना बदलाव जो है वो नंबर्स में आता है।
अब अगली खबर का हम रुख करेंगे। देखिए, अगली खबर है, स्विस आरई ने अपनी लेटेस्ट इंडिया मार्केट रिपोर्ट में भारतीय बीमा उद्योग पर प्राकृतिक आपदा के खतरे के बारे में आगाह किया है। स्विस आरई की इंडिया मार्केट रिपोर्ट के अनुसार देश की प्राकृतिक आपदाओं का खतरा बढ़ रहा है, क्योंकि तटीय या पहाड़ी इलाकों में अनुमान से अधिक घर, फैक्ट्रियां और इंफ्रास्ट्रक्चर बन रहे हैं, जिससे संभावित नुकसान का खतरा तेजी से बढ़ रहा है। ग्लोबल री इंश्योरर के अनुसार भारत का कुल प्रॉपर्टी एक्सपोजर अब 26 से 29 ट्रिलियन डॉलर होने का अनुमान है। इस एक्सपोजर का एक बड़ा हिस्सा प्राकृतिक आपदा वाले हॉटस्पॉट में है। ऐसे इलाकों में बाढ़, चक्रवात और भूकंप जैसे जोखिम के चलते संपत्तियों पर खतरा बढ़ रहा है। सर, इंडिया में प्रॉपर्टी इंश्योरेंस का दायरा काफी सीमित है। इसे देखते हुए प्राकृतिक आपदा का खतरा कितना बड़ा है? देखिए, एक्चुअली क्या हो रहा है, इंडिया के अंदर लोग इंश्योरेंस तो ले रहे हैं, पर आज भी प्रॉपर्टी इंश्योरेंस लेने के लिए जागरूक नहीं। उन्हें ये नहीं लगता कि मुझे मेरी प्रॉपर्टी को सिक्योर करना चाहिए। और जैसे बाढ़ग्रस्त इलाके हो गए और पहाड़ी इलाके हो गए, वहां पे प्राकृतिक आपदाएं होती रहती हैं। तो कई लोग इसे इंश्योरेंस नहीं लेते हैं। उसके कारण काफी भारी संख्या में सरकार और लोगों को भी नुकसान का सामना करना पड़ता है इसका। बिल्कुल। तो प्रॉपर्टी इंश्योरेंस लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, लेकिन सर अगर इसे समझें तो प्रॉपर्टी इंश्योरेंस लेना महंगा कितना है और इसमें क्या क्या कवर होता है सर? जैसे सबसे पहली बात बताई जाए तो प्रॉपर्टी इंश्योरेंस काफी सबसे सस्ता है। मान लीजिए अगर आप 10 या 20 लाख रुपए का प्रॉपर्टी इंश्योरेंस ले रहे हैं तो उसका प्रीमियम मैक्सिमम 1200 से 2000 के बीच में ही आता है। यानी कि अगर आपकी प्रॉपर्टी आप सिक्योर कर रहे हो तो आपको सालाना 1200 से 2000 के बीच में प्रॉपर्टी आपकी सिक्योर कर सकते हो। दूसरी चीज, इसके ये इंश्योरेंस कॉम्प्रिहेंसिव इंश्योरेंस होते हैं, जिसके अंदर आप आग, चोरी, लूटपाट, बाढ़ जैसी चीजों को भी कवर कर सकते हैं। और इसमें कुछ एड-ऑन्स भी आप ऐड कर सकते हैं, जैसे कि बाढ़ आ गई है या कुछ चीजें जो कवर नहीं हो रही, उसे आप एड-ऑन लेके उसे आसानी से कवर कर सकते हैं। बिल्कुल। तो प्रॉपर्टी इंश्योरेंस लेना काफ़ी ज़्यादा सस्ता है और इसमें कई सारे एड-ऑन्स हैं जो कि आपकी जो प्रॉपर्टी है उसको सेव भी रखते हैं अगर इन केस कोई प्राकृतिक आपदा अगर हो जाती है तो। सिर्फ पहाड़ी या तटीय इलाकों में जिनके घर हैं उन्हें बीमा को लेकर क्या सावधानी रखनी चाहिए? देखिए, जब भी पहाड़ी इलाकों में जिनका घर है, जब भी वो इंश्योरेंस लें तो सबसे पहले इंश्योरेंस की टर्म्स एंड कंडीशन को समझें और कॉम्प्रिहेंसिव इंश्योरेंस ही लें। और अगर उसमें कुछ एड ऑन करना पड़ रहा है तो एड ऑन करें, जिससे कि कुछ भी प्राकृतिक आपदाएं आती हैं तो सारी चीज उसके अंदर कवर हो सके। बिल्कुल। और सिर्फ प्राकृतिक आपदाएं बीमा कंपनियों पर सर कितनी भारी पड़ती हैं? देखिए, कई बार तो ऐसा भी होता है कि प्राकृतिक आपदाओं के कारण कई कंपनी को दिवालिया तक पहुंचना पड़ता है, क्योंकि उसके प्रीमियम्स के कारण कई बार ज्यादा नुकसान हो जाते हैं, तो कई कंपनी को दिवालिया तक भी पहुंच सकती है। ऐसी आपदाएं भी हो सकती हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो प्राकृतिक आपदाएं जो हैं वो कभी भी आ सकती हैं, लेकिन आपको अगर अपनी प्रॉपर्टी को सिक्योर रखना है तो आप इस पर विचार कर सकते हैं। आपको प्रॉपर्टी इंश्योरेंस लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। चलिए अब चलते हैं अपने अगले सेगमेंट जानो फिर मानो में। आज हम एक पॉलिसी का 360 डिग्री रिव्यू करेंगे और जानेंगे कि ये पॉलिसी के ग्राहकों के लिए किन ग्राहकों के लिए सही है। चलिए बात करते हैं LIC की हाल ही में लॉन्च की गई बीमा कवच पॉलिसी के बारे में। लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया यानी LIC ने हाल ही में बीमा कवच प्लान 87 लॉन्च किया है, जो 100 साल की उम्र तक रिस्क कवरेज देता है। इस पॉलिसी का मकसद फ्लेक्सिबल लाइफ कवर और लंबे समय तक फाइनेंशियल सुरक्षा देना है। बीमा कवच की बात करें तो ये एक प्योर रिस्क नॉन लिंक्ड प्लान है जो फिक्स्ड डेथ बेनिफिट देता है, जिसमें लेवल या बढ़ते हुए सम एश्योर्ड का ऑप्शन होता है। प्रीमियम सिंगल, लिमिटेड या रेगुलर रूप से दिए जा सकते हैं और कवर 100 साल तक उपलब्ध है। ये प्लान लाइफ स्टेज कवर बढ़ाने, किस्तों में पेमेंट और महिलाओं और नॉन स्मोकर्स के लिए स्पेशल प्रीमियम रेट की सुविधा भी देता है। चलिए अब चलते हैं अपनी सहयोगी दिव्या के पास, जो इस पॉलिसी की प्रमुख विशेषताओं के बारे में बताएंगी। जी बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया अंजलि। और आप सभी लोगों को बता दें, जानो फिर मानो में आज हमारी पॉलिसी है, जैसा कि अंजलि ने भी बताया, LIC बीमा कवच। क्या कुछ इसके की फीचर्स हैं, प्रमुख विशेषताएं क्या क्या है, ये चलिए आपको बताते हैं। देखिए, सबसे पहले LIC बीमा कवच 100 साल की उम्र तक लाइफ कवर आपको प्रोवाइड करता है। लाइफ कवर आपको 100 साल की उम्र तक देता है।
LIC बीमा कवच न्यूनतम सम इंश्योर्ड 2 करोड़ का है। 2 करोड़ का आपको मिनिमम सम इंश्योर्ड इसमें मिल जाता है। महिलाओं और धूम्रपान ना करने वालों के लिए तो प्रीमियम की दरें भी जो है कम रखी गई हैं इस बीमा में। साथ ही ऑनलाइन खरीदारी पर प्रीमियम पर जो है 7.5% की छूट भी आपको मिलती है। अगर आप ऑनलाइन इस बीमा को लेते हैं तो प्रीमियम पर आपको 7.5% तक की छूट भी मिलेगी। पॉलिसी के लिए प्रवेश आयु 18 से 65 साल तक ही है, यानी कि अगर आप पॉलिसी में एंटर करना चाहते हैं, पॉलिसी लेना चाहते हैं, तो अगर आप 18 साल के या फिर 18 से 65 साल के बीच में आपकी उम्र है तो आप इसमें एंटर कर सकते हैं। डेथ बेनिफिट के 2 ऑप्शन, लेवल सम इंश्योर्ड और इंक्रीजिंग सम इंश्योर्ड, आपको यहाँ दिए जाते हैं। ये 2 डेथ बेनिफिट के ऑप्शन है, लेकिन आपको बताते हैं एक बार पॉलिसी शुरू होने के बाद ये ऑप्शन बदले नहीं जा सकते हैं। सिंगल रेगुलर या लिमिटेड प्रीमियम भुगतान यानी कि 5, 10 या 15 साल के विकल्प पर आप इसे कर सकते हैं। साथ ही देखिए जीवन के बड़े पड़ावों जैसे शादी हो गई, बच्चे के जन्म पर बीमा राशि बढ़ाने की सुविधा भी आपको LIC बीमा कवच इस पॉलिसी में मिल जाती है। बहुत शुक्रिया दिव्या। और चलिए सर का रुख कर लेते हैं। सर, अभी दिव्या ने LIC बीमा कवच प्लान 887 के बारे में कुछ की पॉइंट्स बताए। मैं चाहूंगी कि आप बताइएगा डेथ बेनिफिट के 2 ऑप्शन, लेवल सम एश्योर्ड और इंक्रीजिंग सम एश्योर्ड को किस तरीके से समझना चाहिए। देखिए, डेथ बेनिफिट के 2 लेवल्स के बेनिफिट्स इस पॉलिसी के अंदर। लेवल सम एश्योर्ड, यानी लेवल सम एश्योर्ड का मतलब ये है कि अगर आपने मान लीजिए 2 करोड़ की पॉलिसी ली है तो उसका लेवल चेंज, वो सम एश्योर्ड सेम ही रहेगा थ्रू ऑफ द पॉलिसी, उसमें उसका प्रीमियम बढ़ेगा नहीं। और जो दूसरा है इंक्रीजिंग सम एश्योर्ड, उसमें ये होगा कि जिस तरह महंगाई दर बढ़ेगी उसमें सम एश्योर्ड बढ़ता जाएगा। मान लीजिए कि एक एग्जांपल है कि 2 करोड़ रुपए की इंश्योरेंस पॉलिसी है तो उसमें 10% या 15% जो भी इंक्रीमेंटल आएगा तो आपका सम एश्योर्ड धीमे धीमे बढ़ता जाएगा। बिल्कुल। और सर, अगर किसी को सिंगल, रेगुलर या लिमिटेड प्रीमियम अगर चुनना है तो प्रीमियम भुगतान में से क्या फायदेमंद रह सकता है जिसे चुना जाए? देखिए, ये अपनी अपनी चॉइस के ऊपर डिपेंड है। अगर आपके पास फाइनेंशियली सक्षम है तो आप सिंगल प्रीमियम चूज कीजिए, जिसके अंदर आपको 3.5 से 5% तक का छूट मिल सकती है। और दूसरा रेगुलर प्रीमियम, यानी कि जब तक आपकी पॉलिसी चलेगी तब तक आपको हर साल उसका प्रीमियम पे करना है। और लिमिटेड प्रीमियम का मतलब ये है कि अगर समय आपने आपके रिस्क कवर 100 ईयर्स तक रखा है पर आप प्रीमियम सिर्फ 10 या 15 या 20 साल तक ही भरना चाहते हैं तो उतने साल तक ही आपको प्रीमियम भरना पड़ रहेगा। उसके बाद आपका समय रिस्क कवर चालू रहेगा। सर, कोई नया है जिसने अभी बीमा पॉलिसी जो है वो शुरू की है या फिर कोई युवा बीमा ग्राहक है तो उनके लिए ये पॉलिसी कितनी फायदेमंद है? सबसे पहली बात तो ये है कि अगर कोई नया जो युवा वर्ग है वो ले रहे हैं तो इसमें सम इंश्योर्ड मिनिमम 2 करोड़ से स्टार्ट हो रहा है, तो सबसे बड़ा बेनिफिट ये है। और दूसरा, इसका रिस्क और मैक्सिमम 100 ईयर्स तक कवर कर रहा है आपकी लाइफ को, तो ये एक युवा वर्ग के लिए काफी बेहतर साबित हो सकता है। जैसे कि कई 20, 22 से 25 साल के अंदर अपना टर्म प्लान वगैरह ये इंश्योरेंस लेना चाहते हैं, उसका रिस्क और काफी लंबे समय तक चल सकता है। बिल्कुल। सर, बीमा राशि अगर किसी को बढ़ानी है और ये सुविधा अगर किसी को मिल रही है तो ये किस प्रकार काम करती है सर? जैसे बीमा राशि किसी को बढ़ानी है, अगर आज ऑलरेडी किसी के पास एक्सिस्टिंग पॉलिसी चल रही है तो उसमें तो कुछ सुधार नहीं हो सकता, पर अगर वो नई पॉलिसी लेना चाहता है तो उसका रिस्क और ऑलरेडी किसी इंश्योरेंस पॉलिसी में कम है तो इसमें सम एश्योर्ड मिनिमम 2 CR है और इसमें अपग्रेडिंग सम एश्योर्ड का भी ऑप्शंस मिल रहा है, तो उसके लिए काफी बेनिफिट है कि हर साल इसमें कुछ ना कुछ प्रीमियम आपका सम एश्योर्ड बढ़ता रहेगा। बिल्कुल। तो इस पॉलिसी में खास जो फीचर्स हैं वो दिए गए हैं, कई की पॉइंट्स भी हमारी सहयोगी ने भी बताए आपको। सर, बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, अपना कीमती समय द बोनस को देने के लिए। तो इसी के साथ हमारे इस खास शो बीमा हो तो ऐसा में अभी के लिए बस इतना ही। आज हमने कई खबरों का जिक्र किया, अगली बार हम फिर आएंगे बीमा से जुड़ी कुछ और अन्य खबरों के साथ।